जब मैं छोटी थी तो मैंने डांस किया था कि मैं भीमराव की बेटी हूँ, मैं तो जय भीम बोलूँगी। मेरा मकसद किसी पद को हासिल करना कभी नहीं रहा। तो पद चाहे डिप्टी कलेक्टर का हो, पद चाहे आईएएस का हो, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। किसी भी पद के माध्यम से या कोई पद में नहीं भी है, तब भी अगर वो अपने जीवन में भारतीय संविधान को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह अपना ले, तो मुझे लगता है कि भारत देश सबसे अच्छा देश इस दुनिया में साबित होगा। मैडम नमस्ते। हमको आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हम जिनका परिचय करना चाह रहे हैं, उनका नाम है डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे मैडम। जी। और आप वर्तमान में बैतूल में पदस्थ हैं और आप प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ-साथ में एक अच्छे सोशल वर्कर भी है और आपने परिवार की देखभाल करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया है और आपका समाज के प्रति भी बहुत बड़ा डिवोशन है और आप एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर भी है। तो हमको बहुत खुशी हो रही है मैडम के साथ आपकी आपका परिचय करते हुए। इसलिए हम कुछ हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और वो मैडम से पूछना चाह रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से महिलाओं में प्रथम डिप्टी कलेक्टर है। तो इस पर आप कैसा महसूस करती हैं? सर्वप्रथम मुझे भी बहुत खुशी है आपसे चर्चा करते हुए। सभी श्रोताओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। बालाघाट ज़िले से मैं जिस समाज में मैंने जन्म लिया है उस समाज से मैं प्रथम डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, हमारे समाज में और बल्कि इस देश में जितने भी लोग वंचित हैं, दुखी हैं या पीड़ित हैं, उस समाज की जो ज़िम्मेदारी है वो पढ़े-लिखे लोगों के कंधे पर ही है। बाबा साहब भी हमेशा कहते थे कि जो मेरे पढ़े-लिखे भाई-बहन हैं उनको मेरा कारवां आगे बढ़ाना है। तो उन्हीं की उन्हीं से प्रेरणा लेकर और उन्हीं के संदेश को, उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए मैंने ये सपना संजोया था कि मैं किस माध्यम से बाबा साहब के देखे हुए सपने को एक समतामूलक समाज बनाने के लिए, एक जाति विहीन समाज बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो कॉलेज के समय भी मैं सोशल वर्क्स में जुड़ी रहती थी और उसके बाद जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुई, तब मुझे लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए कि हम इस देश में परिवर्तन ला सकें। जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जितनी भी कुरीतियाँ हैं उसको बदल सकें। तो बस मेरा यही सपना था और इसी सपने को लेकर मुझे लगा कि प्रशासनिक अधिकारी बनना ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। मैं गुड़गाँव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक इंजीनियर की तौर पे काम कर रही थी। वहाँ पर भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और वहाँ जो मैंने सीखा उन सभी सीख को लेकर के फिर मैंने वो उस वहाँ रिज़ाइन दे कर के और प्रशासनिक पद के लिए तैयारी की। तो इस तरीके से मैं हमेशा एक माध्यम ढूँढना चाहती हूँ, सिर्फ़ इसीलिए कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, जो हमारे देश के निर्माण के लिए जो महापुरुषों ने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? बस इसी दिशा में मैंने पढ़ाई की और उसमें मैं सिलेक्ट हुई। मेरा मकसद किसी पद को हासिल करना नहीं रहा और पद को हासिल करने का मकसद सिर्फ़ एक ही रहा कि मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को और उसकी मूल भावना को, उसकी आत्मा को साकार कर सकूँ। नहीं, अभी मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि आजकल जो महिलाएँ मतलब अपने गृहिणियाँ ज़्यादा होती है और वो अपने परिवार को सँभालते-सँभालते उनका दिन निकल जाता है। लेकिन आपका एक छोटा बेबी भी है जो 1 साल का है हुँ। और परिवार है, ये सबकी देखभाल करते हुए आप अपनी प्रशासनिक ज़िम्मेदारी भी बेखूबी रूप से निभा रही है, ये आप कैसे कर पाती हैं? मतलब उन महिलाओं के लिए संदेश कि जो सोचती है कि हम महिलाएँ मतलब भई गृहिणी होने के बाद में कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएँ हैं अ, उनका बराबर योगदान होना चाहिए देश की प्रगति के लिए और समाज की उन्नति के लिए भी। क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है,
तो महिलाएँ भी बराबरी की भागीदारी दे सकती है एक देश को विकसित बनाने के लिए, किसी देश को विकसित बनाने के लिए। इसीलिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, घर में सहयोग करना चाहिए। जैसे पहले सोच होती थी कि पुरुष ही बाहर जाके कमाएँगे और महिलाएँ घर का काम करेगी, लेकिन ये सोच अब बदलती जा रही है। अब पुरुष भी घर में सहयोग कर रहे हैं। मेरे पति मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं। जो काम एक महिला को करना चाहिए, वो एक मेरे बेटे के लिए एक माँ की तौर पे कभी-कभी माँ बन के भी काम करते हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत फ़क्र महसूस होता है कि जो काम पहले महिलाएँ करती थी, वो अब पुरुष मिल-बाँट कर रहे हैं और हम भी पुरुषों की भाँति घर से बाहर जाकर अपने जो भी हमारे अंदर प्रतिभा है, उसको हम लोगों के सामने प्रदर्शित कर पा रहे हैं और अपना सहयोग देश के निर्माण में दे पा रहे हैं, भारत के निर्माण में दे पा रहे हैं हम। रही बात बच्चे को मैनेज करने की, तो मैंने अभी बताया कि माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता और मुझे लगता है कि जितना प्यार मुझे उसको देना चाहिए, जितना समय मुझे उसको देना चाहिए, उतना मैं नहीं दे पाती हूँ। लेकिन इस बात की मुझे संतुष्टि रहती है कि जिस समय मैं घर पे नहीं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड घर पे रह के मेरी कमी को पूरा कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड के सहयोग से और घर में जितने भी लोग मेरे साथ रहते हैं, उन सभी के सहयोग से मैं अपने पद का निर्वहन कर पाती हूँ और हम लोग घर के सारे काम पूर्ण कर पाते हैं। नहीं तो मेरे परिवार के बिना ये तो बिल्कुल अधूरा है और हो ही नहीं सकता। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप जो लोगों की एक जो धारणा होती है कि महिलाएँ मतलब कि बस या जो बेटियाँ हैं कि वो जो घर की बस देखभाल करे और पुरुष काम के लिए जाए, मतलब वो धारणा को हाँ, आप तोड़ती है बिल्कुल सही। बिल्कुल। मतलब एक समानता का एक संदेश जी, आपके बिल्कुल। माध्यम से केवल संदेश ही नहीं जा रहा बल्कि आप उसको एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर जी, रही हैं। उसमें सबसे बड़ा सहयोग बिल्कुल। मेरे हस्बैंड का है, अच्छा, अच्छा, बहुत क्योंकि बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर वो समानता का भाव नहीं रखेंगे हुँ। और अगर मुझे वो सम्मान नहीं देंगे, मेरे कार्यों का सम्मान नहीं करेंगे, मेरे सपनों का सम्मान नहीं करेंगे, तो मैं उनको पूरा नहीं कर सकती। तो आप हाँ। अपने मोटिवेशन में हस्बैंड को कहाँ पर देखती है? मतलब जैसे कि बहुत सारे जो अ, सर्विस करने वाली जो महिला है उनकी दिक्कत यही होती है कि उनका हस्बैंड उनको बहुत बड़ा टॉर्चर करता है, बहुत बहुत जगह, तो वो बड़े जी, परेशान हाँ। रहती है। जी, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी वाइफ का मतलब भई लेट के हो गई ऑफ़िस में, कभी-कभी लेट भी आना एग्ज़ैक्टली होता है। हाँ, फील्ड राइट। में आपका बड़ी डिप्टी कलेक्टर पोस्ट है, इसके बाद आप और प्रमोशन होके और आगे जाएँगी, तो आपका बहुत ज़िम्मेदारी वाला पोस्ट जी, है हुँ। ना? कि आपको बहुत जनता को मतलब सुनना है, उनके सॉल्यूशंस करना है। तो इसमें कभी आपके हस्बैंड कैसे आपको सपोर्ट करते हैं कि क्या उनकी ये रहती है? मतलब शादी के पहले मेरे माता-पिता ने हमेशा मेरे सपनों को सपोर्ट किया है हुँ, हुँ। और इसी कारण मैं इस पद पे पहुँच पाई और इस पद पे पहुँचने के बाद और इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आने के बाद मेरे पति का पूरा सहयोग रहता है, बल्कि उनका इतना सहयोग रहता है कि उनका जीवन सिर्फ़ मेरे सपनों के लिए है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी खुशियों के लिए और मैंने जो अपने एस्पिरेशंस अपनी लाइफ़ में रखे हैं, बस वही उनकी प्रायोरिटी है। तो सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा बोलते हैं यही कहते हैं कि तुम अकेले मेरी नहीं हो सकती, तुम समाज के लिए हो, तुम इस देश के लिए हो। तो सबसे पहले तुम अपनी ड्यूटी को रखो, अपने समाज को रखो, उनके लिए कार्य करो। घर में जो भी कार्य हैं वो तो मैं सँभाल लूँगा। तो उनका इतना सहयोग रहता है कि मैं घर की बिल्कुल अगर चिंता ना भी करूँ और कोई काम ना भी करूँ, तो घर में सब कुछ मैनेज हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मेरे बेटे को भी हमारे बेटे को इतने अच्छे से रखते हैं कि शायद मैं भी उतने अच्छे से नहीं उसकी देखभाल कर पाती हूँ, जितना सुरेश करते हैं। जी। नहीं, मैं और आपकी बातचीत से मुझे और थोड़ा-सा ये ऐसा लग रहा है कि आप समाज के लिए पूर्णतः पहले समर्पित होना चाह रहे थे जी, और आपने शादी नहीं करने का भी प्रण किया था जी, कि मैं समाज के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाऊँगी। जी, तो बीच में मतलब शादी करने का ख़्याल कैसे आ गया कि एकदम से वो राइट। अ, शादी ना करने का ख़्याल था मेरे मन में और हुँ, मैंने अपने माता-पिता को भी कह दिया था हुँ, कि आप ये समझ लीजिए कि आपके 3 ही बच्चे हैं हाँ, हाँ। और 1 बेटी आपने समाज को दान कर दी है। लेकिन जब मैं गुड़गाँव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी और जिनसे मेरी शादी हुई है, वो भी मेरे साथ ही वहाँ काम करते हुँ, थे। तो हम पहले फ्रेंड्स ही थे और हम लोग अपने विचारों को एक-दूसरे से साझा करते थे और जब मेरे विचार उनको पता चले और उनके विचार मुझे पता चले,
तो मुझे ऐसा लगा कि जो काम मैं अकेली कर रही थी, अगर वो हम दुगनी ताकत से करें, तो वो और बेहतर तरीके से क्रियान्वित होगी। तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। यही लगा कि मुझे डबल एनर्जी मिल मतलब जाएगी। ऐसा कहा जाए कि ज्योतिबा फुले के साथ में माँ सावित्रीबाई फुले थी और बाबा साहब के साथ रमाबाई थी, है ना? तो कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन एग्ज़ैक्टली इधर भी राइट। ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनते जी, हुए देख जी, रहा जी। है ना? हाँ, हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके जीवन में आपने अभी तक कहाँ से प्रेरणा ली है आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि कहीं न कहीं तो प्रेरणा स्थान होता है व्यक्ति बिल्कुल। के लिए। तो आप ऐसे अपने आप को किनको प्रेरणा मानती हैं? मेरी प्रेरणा का स्रोत तो हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं और उनसे मिलवाने वाले मेरे माता-पिता रहे हैं। तो बाबा साहब तथागत बुद्ध उनके विचारों पे चलने का जो मार्गदर्शन मेरे माता-पिता ने दिया है, वही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और चूँकि बाबा साहब की जीवनी जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने तो अपना जीवन ही सबके लिए समर्पित कर दिया और उनका पूरा जीवन ही एक संदेश रहा है। तो जब हम उनके संदेश को पढ़ते हैं, जब मैं छोटी थी और पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि हमें इनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। तो मैंने उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरीके से चल पाई क्योंकि उन्होंने तो जितना त्याग किया है वो हम कर नहीं सकते। लेकिन कहीं न कहीं मेन जो प्रेरणा का केंद्र है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके सपने हैं और उन्हीं के रास्ते पे मैं चलना चाहती तो हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सबसे पहले आपको कब से जानने को मिला? कब से मतलब पता चला? और अ कौन-सी किताब पढ़ी आपने शुरुआत में उनकी जैसे जी। कि जब मैं छोटी थी तो हुँ, मे मम्मी-पापा मुझे अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती के कार्यक्रमों में लेके जाते थे और छोटी-छोटी किताबें पहले मिला करती थी बच्चों की जो आती थी, में हार्डली उसमें 20-25 पेज होते थे। तो उन किताबों को हम जो पॉकेट में रखते हैं, उस तरह की किताबें थी, उसको पढ़ते थे और बच्चे थे तो कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करते थे बाबा साहब की जीवनी के ऊपर। कुछ क्विज़ेज़ होते थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जिसमें डांस हुआ करते थे। तो जब मैं छोटी थी, तो मैंने डांस किया था कि मैं भीमराव की बेटी हूँ, मैं तो जय भीम बोलूँगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब उस समय से ही दिमाग में वो चीज़ थी अच्छा, कि अच्छा। मैं तो भीमराव की बेटी हूँ, हुँ। तो उनके सपनों को पूरा करना है। नहीं, अभी मतलब बहुत से परिवारों के अंदर मैं भी जाता और माता-पिता ये कहते हैं कि बेटा अभी तुम कॉम्पिटिशन की तैयारी करो और पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाबा साहब के बारे में बाद में पढ़ना। हाँ, हाँ। जब शादी-वादी हो जाएगी, फिर वे बुजुर्ग हो जाओगे तब वो पढ़ने की ज़रूरत है। हुँ, तो हुँ। उ उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या अभी मतलब मैं ये समाज के कुछ कुछ लोगों की ये सोच बता रहा हूँ कि हुँ, कुछ लोग ऐसा हुँ। सोचते हैं। हुँ, तो हुँ। आप उस बारे में क्या कहेंगे कि जो नहीं, ऐसा सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमें बचपन से ही वो चीज़ पढ़नी चाहिए। हुँ, हुँ। इवन डॉक्टर्स और सारी स्टडीज़ तो ये कहती है कि जब बच्चे गर्भ में होते हैं, तब हुँ, भी बच्चे सीखते हैं। तो जब बच्चे गर्भ में होते हैं तब माँ को हिदायत दी जाती है कि आप ऐसा करिए, आप वैसा मत करिए, आप ये सुनिए, आप वो मत सुनिए। तो कहीं न कहीं गर्भ से ही बच्चों को मानसिक टॉनिक मिलती रहती है। तो मुझे तो बचपन से ही किताबें मिली हैं, पढ़ाई मिली है, मेरे पिताजी शिक्षा के क्षेत्र में ही रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए कभी कभी कुटाई से या कभी मोटिवेशन से मतलब कहीं न कहीं से मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं किताबें पढ़ती रहूँ अच्छा, अच्छा। और इसी वजह से शायद मैंने पढ़ाई की है। हुँ। जी। तो इसमें थोड़ा-सा सवाल हम ये कहेंगे कि आपके फादर एक बहुत बड़े मतलब सोशल वर्कर होने के साथ-साथ में एक बड़े विद्वान हैं और उन्होंने काफ़ी बच्चों के लिए प्रेरणा का काम किया। उन्होंने सीहोर के अंदर में एक एक्सीलेंस स्कूल बना दिया और उनके स्कूल से मतलब राष्ट्रपति भी निकले हैं, तो बहुत बड़ा नाम है उनका और अ, उनका नाम सुनते आपको कैसा लगता है? मतलब क्या महसूस करते हैं आप अपने माता-पिता के बारे में? जब सुनते हैं उनके उपलब्धि के बारे में, तब आपको क्या लगता है? बेशक उनकी जो उनके जो गुण हैं वो हमने बचपन से देखे हैं और हुँ, उनका जो स्वभाव है सभी पसंद करते हैं और आज भी जो उनसे मिलता है उनको जीवन भर याद रखता है, उनकी बातों को याद रखता है। तो उनसे हमेशा मुझे प्रेरणा मिली है और मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि मेरे दादाजी भी इसी स्वभाव के थे। तो अच्छा, अच्छा। ये हाँ, जी हाँ, उनका नाम इसीलिए गाँव में सब उन्हें दानवीर कहते थे। हुँ, हुँ। दानवीर भोलाराम बांगरे के नाम से वे जाने जाते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो दादाजी फिर पिताजी, फिर कुछ हमने उनसे सीख ली है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब उनके बारे में लोग बात करते हैं और काफ़ी
क्योंकि वो शिक्षक रहे, उसके बाद अभी प्राचार्य पद पर हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर जो उनके छात्र रहे हैं, वो बहुत अच्छे-अच्छे पदों पर गए हैं और देश निर्माण में कार्य कर रहे हैं। तो मैडम अभी आखिरी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। आप तो अभी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आने वाले 10 साल, 15 साल के अंदर में आप कलेक्टर बन जाएँगे, आईएएस बन जाएँगे और वैसे ही अपने आप आगे बढ़ जाएँगे मतलब, है ना? लेकिन फिर भी आपका मतलब कि यूपीएससी के अंदर आईएएस बनना या आगे बढ़ने के बारे में आप क्या सोचती है? क्या आपने भविष्य की योजनाओं को लेके क्या सोचा है? जी। और सामाजिक योगदान को लेके आप क्या कार्य करना चाहती हैं? मतलब आपके पास एक ज़िम्मेदार पोस्ट है और आप समाज के अंदर में मतलब काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है। तो थोड़ा-सा समाज के लिए एक संदेश भी चाह रहे हैं इसी माध्यम से और आपकी योजना भी बताइए भविष्य के लिए? देखिए, मैंने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में ही कहा था हुँ, कि मेरा मकसद किसी पद को हासिल करना कभी नहीं रहा। हुँ, तो पद चाहे डिप्टी कलेक्टर का हो, पद चाहे आईएएस का हो, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। मायने मेरे लिए ये रखता है कि हम उस पद पे जाकर कार्य क्या कर रहे हैं, है ना? तो अगर मैं एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पे काम कर रही हूँ, चाहे मैं एक कलेक्टर के तौर पे काम करूँ, लेकिन मेरा मकसद है सिर्फ़ समाज में परिवर्तन लाना। और जो संविधान निर्माताओं ने सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करना। तो किसी भी पद के माध्यम से या कोई पद में नहीं भी है, तब भी अगर वो अपने जीवन में भारतीय संविधान को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह अपना ले, तो मुझे लगता है कि भारत देश सबसे अच्छा देश इस दुनिया में साबित होगा। आज हम बहुत सारी चुनौतियों से भारत देश के अंदर लड़ रहे हैं। तो अगर हम उन सभी चुनौतियों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपस में प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें पद के ऊपर ध्यान ना देकर हमें कर्म के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो भविष्य में ये रहेगा कि मैं किसी भी पद पर रहूँ या मैं किसी पद पे ना भी रहूँ, तब भी मेरा मकसद यही रहेगा कि मैं जहाँ भी रहूँ, मैं सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्य करूँ। हमारे देश में जो जातिवाद है, अंधविश्वास हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको उनकी समाप्ति के लिए मैं कार्य करूँ। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर बहुत सारी हमारी लिमिटेशंस होती हैं, समय की कमी होती है, लेकिन फिर भी मैं मेरे पति के सहयोग से पूरे परिवार के सहयोग से मैं अपना समय निकाल कर इसमें कार्य कर रही हूँ और आगे भी हमेशा करना चाहती हूँ। तो मेरा भविष्य के लिए यही है कि हम इस देश में सब मिलकर, क्योंकि अकेले मेरे बस की बात नहीं है, हम सबको मिलकर इस देश को बदलने के लिए काम करना पड़ेगा। इस देश को एक ऐसा सपनों का भारत जो हम कहते हैं, वो सपनों का भारत बनाने के लिए सबको काम करना पड़ेगा। खासकर महिलाओं को इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा और सभी पुरुषों को अपने घर की महिलाओं का सहयोग करना पड़ेगा। तभी हम भारतीय संविधान की जो आत्मा है, उस आत्मा को हम अपने अंदर ला करके और इस देश को एक एक सपनों वाला देश बना पाएँगे। तो मैडम हमने आपका काफ़ी समय लिया लेकिन बस लास्ट एक क्वेश्चन हुँ, हुँ। पूछना चाह रहा हूँ। आप युवाओं की एक बहुत बड़ी लीडर रही है और आपने काफ़ी बड़े स्टेजों से संबोधित किया, आपकी लोकप्रियता बहुत है। हुँ, हुँ। मैं जानता हूँ कि जब सीहोर के अंदर में मैं भी आपके साथ में अतिथि था और जब छात्राओं के और लोगों के बीच आपने स्पीच किया था, लोगों ने आपको घेर लिया था, ऑटोग्राफ ले रहे थे और आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। मतलब ये बोल रहे थे कि आप और स्पीच दो और रुक जाओ और जाओ मत दिल्ली। हुँ, तो आप एक हुँ। बहुत लोकप्रिय वक्ता भी रहे। तो आज के इस संदर्भ में मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले? युवाओं से मेरा यही कहना हुँ, है कि बाबा साहब भी कहते थे कि मेरा मेरे युवाओं से ये आह्वान है कि एक तो वो शिक्षा और बुद्धि में किसी से पीछे ना रहें। यानी सभी शिक्षित हों, है ना? सिर्फ़ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन करने के लिए। तो सभी शिक्षा और बुद्धि में किसी से पीछे ना रहें और सभी युवा अपने देश का नेतृत्व करें। जहाँ पर भी वे रहें, उस जगह पे नेतृत्व करने का मतलब नेता बनना आम भाषा में या राजनीति में जाने का सिर्फ़ मतलब नहीं होता है, बल्कि परिवर्तन की दिशा में नेतृत्व करें। तो सभी युवाओं से मेरा यही कहना है कि युवा एक ऐसी शक्ति होती है जो अ, मतलब खून में उबाल ला सकती है और देश में परिवर्तन कर सकती है। तो जो हमारी युवा शक्ति है, वो अपना पूर्ण उपयोग करते हुए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और हमारे देश को बदलने के लिए जो भी वो कार्य कर सकते हैं, वो सब मिल-जुल कर इस कार्य को पूरा करने का काम करें।
धन्यवाद मैडम, जी, आपने हमारे साथ में इतना समय बिताया। थैंक यू। तो साथियों, आज हम सुन रहे थे निशा बांगरे मैडम को, जो कि बैतूल के अंदर में अभी वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर है। उनके तरफ से हम धन्यवाद अदा करते हैं। है ना? थैंक यू सो मच।